नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 म्यूजिक यानी संगीत का रिवीजन क्लास 3rd नंबर आपके पास लाया गया है। इसमें सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अतः आपको यदि एक ही बार में याद कर लेना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास लिया जाता है, उसमें आप अवश्य ज्वाइन करें क्लास को। और YouTube के कमेंट्स बॉक्स में यदि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना शुरू कर देते हैं तो आपको 100% बच्चों याद हो जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए हम प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से ध्यान देंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न पर बारीकी से गौर फरमाना है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि पाश्चात्य विचारक ने कला को अपने शब्दों में इस तरह व्यक्त किया है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि अतृप्त इच्छाओं तथा वासनाओं का प्रदर्शन कला है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है। मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगमाते आसफी, एप्पल, नगमाते आसफी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि मोधुबाई कुर्डीकर के गुरु कौन थे। मोधुबाई बाई कुर्डीकर के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि अलादिया खान, हैदर खान, विलायत हुसैन खान। ठीक है, बिना समय गए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। श्री विट्ठल ने श्रुति ... का नाम प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, गीत। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और YouTube के कमेंट्स में जरूर आप आंसर दीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरल कनरैल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अली बख्श और फतेह अली, अली बख्श और फतेह अली। नेक्स्ट प्रश्न है पटियाला घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पटियाला घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बड़े गुलाम अली खां, बड़े गुलाम अली खां। नेक्स्ट प्रश्न आपका है स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां ख्याल के साथ साथ किस गायन विद्या में पारंगत थे। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी बच्चों कर रहे हैं इस प्रश्न का आंसर आपको 100% मालूम होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठुमरी, एप्पल। क्या हो जाएगा ठुमरी। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि किस विद्वान ने रस की निष्पत्ति के कारण भाव, अभिनय, धर्म, कृति, स्वर, ज्ञान, अबोध तथा रंग को माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भरत साहब है। ठीक है, भरत साहब, एप्पल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सूरदास कवि की रचना सूरसागर में कितनी राग रागनियों का दृष्टिगोचर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 87,000। कितना 87,000। कहने के मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा एप्पल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल, 87,000। पाश्चात्य संगीत में अति कोमल स्वर को क्या कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में अति कोमल स्वर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डबल फ्लैट बॉल। क्या हो जाएगा डबल फ्लैट। पाश्चात्य संगीत में अति कोमल स्वर को क्या कहते हैं तो डबल फ्लैट। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मण मेला आयोजित भारत के किस शहर में किया जाता है। लक्ष्मण मेला का आयोजित होता है। तो इसका आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी है जिसको बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है या फिर नवाबों का शहर के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, बुनकरों का शहर सॉरी नहीं होगा,
नवाबों की शहर इसको बोला जाता है लखनऊ को, ठीक है। बुनकरों का शहर आपको पानीपत को बोला जाता है। अर्थात लक्ष्मण मेला आयोजित कहाँ होता है, तो लखनऊ में। अगला प्रश्न बच्चों कि भाषा रागों की संख्या कितनी है। भाषा रागों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 105। कितना हो जाएगा, 105। कहने का मतलब है कि बी नंबर बच्चों आंसर क्या है, सही है। भाषा रागों की संख्या कितनी है, तो 105 है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि घंटा वाद्य किस धातु का बना होता है। घंटा वाद्य किस धातु का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पित्तल का। किसका बना होता है, पित्तल का। जो घंटी उंटी जो हम लोग मंदिर में टांगे हुए रहते हैं घंटा, वो किसका बना होता है, तो पित्तल का। अर्थात बी नंबर बच्चों आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भड़ई नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि भड़ई नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दीपावली नृत्य। अभी तुरंत तत्काल में आपको दीपावली समाप्ति भी हुआ है। भड़ई नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दीपावली नृत्य, याद रहना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में अति तीव्र स्वर को क्या कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में अति तीव्र स्वर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डबल शार्प। क्या हो जाएगा, डबल शार्प, डी नंबर, ठीक है, डबल शार्प है। पाश्चात्य संगीत में अति तीव्र स्वर को क्या कहते हैं, तो डबल शार्प है। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत की मूर्छना निम्नलिखित में से कौन सी है। पाश्चात्य संगीत की मूर्छना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो एलियन भी है, फ्रीजियन भी है, लीडियन भी है। अर्थात कहने का मतलब बच्चों को डी नंबर, ये सभी सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से पाश्चात्य संगीत की मूर्छना कौन सी है। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। कि यहाँ था कि पाश्चात्य संगीत की मूर्छना निम्नलिखित में से कौन सी है, परंतु यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पाश्चात्य संगीत की मूर्छना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डोरियन, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर डोरियन। अगला प्रश्न मित्रों शंकर भरणम चित्र के संगीत निर्देशक हैं, तो इसका आंसर बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जो कर्नाटक संगीत के जन्मदाता या पितामह भी बोला जाता है, पंडित रविशंकर साहब है। क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर साहब है। शंकर भरणम चित्र के संगीत के निर्देशक कौन है, तो पंडित रविशंकर साहब है। अगला प्रश्न मित्रों कि मेजर टोन इंटरवल निम्नलिखित में से किन स्वर जोड़ियों के बीच में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है मित्रों स प सही है, म और रे होगा, ठीक है। सी में ध नी सही है, अर्थात ये सभी सही है। डी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सही क्रम को चुनिए। इसका एप्पल सही है, अर्थात कहने का मतलब है कि भवानी, दीपनी, अनदिंदनी, तरावली, मेदनी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं, तो शार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, शार्प, ठीक है बच्चों। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शार्प। और यदि अति तीव्र का दे, अति तीव्र स्वर कर देगा, यदि अति जोड़ देगा तो इसका आंसर हो जाएगा डबल शार्प। क्या हो जाएगा, डबल शार्प, अर्थात इसका आंसर बच्चों क्या है, सी नंबर। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दीजिए। नागमते आसिफी। मोहम्मद रजा द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ का नाम क्या है, नगमाते आसिफी। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ हम गैपिंग इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर दे सकें। अगला प्रश्न मित्रों तुलसीदास ने करुण भाव दर्शाने के लिए किस राग का प्रयोग किया है। तुलसीदास ने करुण भाव दर्शाने के लिए
किस राग का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जयति श्री। क्या हो जाएगा? जयति श्री। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्रियों की गायन सीमा कौन सा है? स्त्रियों की गायन सीमा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों टेनर। क्या हो जाएगा? टेनर। ठीक है, स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? तो टेनर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित थाट राग युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल नंबर आपको सुमेलित नहीं है, अर्थात राग पुरिया थाट मारवा से संबंधित नहीं है। राग पुरिया कल्याण थाट मारवा है, राग पुरिया धनाश्री थाट मारवा है और राग साहनी थाट मारवा है। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों ध्यान दीजिए, धमार गायन शैली किस काल की प्रमुख गायन शैली रही है? धमार गायन शैली किस काल की प्रमुख गायन शैली रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्राचीन काल भी, मध्य काल भी, आधुनिक काल भी, अर्थात ये सभी सही है, डी नंबर। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, राग के संबंध में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? राग के संबंध में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बृहदेशी में। किसमें? बृहदेशी में। आपको यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि बृहदेशी के लेखक कौन है, बृहदेशी के लेखक कौन है। तब तक आंसर बच्चों हम बता दे रहे हैं कि मतंग ऋषि। कौन है? मतंग साहब। अगला प्रश्न है सूरदास का प्रिय राग कौन है? सूरदास का प्रिय राग कौन है? तो बिलावल, सी नंबर। सूरदास का प्रिय राग कौन है? तो बिलावल। अगला प्रश्न मित्रों कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान आपको बताना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस स्टेट में भी बच्चों पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा पटियाला। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटियाला। अगला प्रश्न है सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? बताइए आंसर क्या होगा? कमेंट्स में बच्चों अब आंसर देते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, मतलब 8वीं खाली पड़ती है। सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? तो 8वीं मात्रा पर। अगला प्रश्न मित्रों अंजनी बाई मालेकर के गुरु कौन थे? अंजनी बाई मालेकर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नजीर खां, सी नंबर। अंजनी बाई मालेकर के गुरु कौन थे? तो नजीर खां। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों अंजनी बाई मालेकर किस घराने से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंजनी बाई मालेकर किस घराने से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7, मतलब सी नंबर। ठीक है, रामायण कालीन संगीत में 7 जातियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न बच्चों कि षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 7। षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो 7। ठीक है बच्चों, और मध्यम ग्राम कहा जाएगा तो 11। आपको याद होना चाहिए। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तानसेन के बचपन का नाम क्या था? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के लिए म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो तानसेन का बचपन का नाम आपको याद होना अति आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तन्ना मिश्र। क्या हो जाएगा?
तन्ना मिश्र एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पुरिया, डी नंबर। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूपक, सी नंबर। क्या हो जाएगा? रूपक। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? तो रूपक में। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां ख्याल के साथ साथ किस गायन विद्या में पारंगत थे? इसका आंसर आपको जरूर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठुमरी। क्या हो जाएगा? ठुमरी। आप कमेंट्स में आंसर देते रहिए कि बड़े गुलाम अली खां ख्याल के साथ साथ और किस में पारंगत प्राप्त किए थे? तो ठुमरी में। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का प्रमुख वाद्य कौन सा था? वैदिक काल का प्रमुख वाद्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वीणा। क्या था? वीणा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीणा के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि वीणा का जो खोज हुआ था, उत्थान हुआ था, माना गया है कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन में वीणा भी इसमें से निकला था। अर्थात आपसे पूछ सकता है बच्चों कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो समुद्र मंथन के समय निकला था? तो क्या टिक करिएगा? वीणा, ठीक है। क्या टिक करिएगा? वीणा। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती है? वैदिक कालीन वान में कितनी तंत्रियां होती है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 100, मतलब बी नंबर। कितनी तंत्रियां होती है? तो 100 आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभी तंत्रियों के लिए क्या संज्ञा थी? वैदिक काल में सभी तंत्रियों के लिए क्या संज्ञा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा। सरस्वती माता का वीणा या नारद भगवान का वीणा या महती वीणा। ध्यान दीजिएगा। ढोल कहाँ का प्रचलित लोक वाद्य है? ढोल कहाँ का प्रचलित लोक वाद्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंजाब का। कहाँ का? सी नंबर आंसर इसका बच्चों क्या है? सही है, पंजाब का, ठीक है। ढोल कहाँ का प्रचलित वाद्य है? तो पंजाब का। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भड़ई नृत्य, एप्पल। क्या हो जाएगा? भड़ई नृत्य। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो भड़ई नृत्य। मध्यकाल में किस भक्त कवि के पद सर्वसाधारण बहुत प्रचलित थे? ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दे दीजिए, क्योंकि इसी तरीका का क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सूरदास, बी नंबर। फिर से ध्यान दीजिए कि मध्यकाल में किस भक्त कवि के पद सर्वसाधारण में बहुत प्रचलित थे? तो सूरदास है। अगला प्रश्न मित्रों, एक ताल में लघु की डॉट 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 कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक मात्रा होती है। एक ताल में लघु की कितनी मात्राएं होती है? तो एक मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने वर्ष 1947 में बरेली में कथक स्कूल आरंभ किया था? तो क से कलाकार, क से कथक और क से कृष्ण कुमार, मतलब बॉल, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि किस कलाकार ने वर्ष 1947 में बरेली में कथक स्कूल आरंभ किया था? तो कृष्ण कुमार ने आरंभ किया था। अगला या फिर इस तरीका से पूछ सकता है कि कृष्ण कुमार ने कथक स्कूल आरंभ कब किया था? तो आपको आंसर क्या टिक करना है? 1947 आजादी के वर्ष में। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। इसका आंसर आपको YouTube के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से देना चाहिए। इसका आंसर है भारत खंडे साहब है।
ठीक है। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो भारत खंडे साहब है। अगला प्रश्न है कि धमार का आविष्कार कौन माना गया है, या फिर धमार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अदारंग, डी नंबर। क्या हो जाएगा? अदारंग। धमार गायन का आविष्कार किसने किया था? तो अदारंग। एक चीज और आपको याद रखना है कि अदारंग और सदारंग का जन्म औरंगजेब के शासन काल में हुआ था, परंतु अदारंग और सदारंग जो है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, धमार के कितने भाग होते हैं? धमार के कितने भाग होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। धमार के 2 भाग होते हैं। धमार के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित है? निम्नलिखित में से कौन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट है। पंडित विश्व मोहन भट्ट है। अगला प्रश्न मित्रों, किस संगीतज्ञ ने दक्षिण के शुद्ध स्वर सप्तक की योजना कर उसे प्रचलित किया? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए क्या होना चाहिए? तो अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? आपको आंसर कमेंट्स में देना है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा थाट का आश्रय राग है? निम्नलिखित में से कौन सा थाट का आश्रय राग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिर भैरव, एप्पल, अहिर भैरव। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 18। कितना हो जाएगा? 18, जिसमें मध्यम ग्राम में आपको 11 है और षडज ग्राम में कितना है? 7। कुल मिलाकर कितना हो गया? 18। ठीक है बच्चों, इसका आंसर सी सही है कि भारत ने कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो 18। अगला प्रश्न मित्रों कि मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अभी तुरंत हम बता चुके थे कि मध्यम ग्राम की कितनी जातियां हैं? 11। और षडज ग्राम की कितनी जातियां हैं? तो 7। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, उत्तरी संगीत पर किन देशों के संगीत का प्रभाव पड़ा है? उत्तरी संगीत पर किन देशी के संगीत का प्रभाव पड़ा? देशी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि अरब और फारस, अरब और फारस। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कौन सा संगीत मुसलमानों की संस्कृति के प्रभाव से अछूत रहा? कौन सा संगीत मुसलमानों की संस्कृति के प्रभावों से अछूत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दक्षिणी भारतीय, दक्षिण भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि संगीतज्ञ दासो पंत किस भाषा के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मराठी, एप्पल। मतलब कहने का मतलब है कि संगीतज्ञ दासो पंत किस भाषा के कवि थे? तो क्या टिक करना है? मराठी सही इसका आंसर है। किस भाषा का? मराठी। ग्रांड स्टाफ में कितनी लाइनें होती है? ग्रांड स्टाफ में कितने लाइनें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 11। ग्रांड स्टाफ में कितने लाइनें होती है? तो 11। अगला प्रश्न मित्रों कि आचार्य भरत ने रस का क्या अर्थ माना है? आचार्य भरत ने रस का क्या अर्थ माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अश्वधत्व, अश्वधत्व। बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि रुद्रराग चंद्रोदय के लेखक थे। रुद्रराग चंद्रोदय के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्री विठल साहब, एप्पल, श्री विठल साहब।
नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है। रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पहली मात्रा पर। एप्पल आंसर इसका क्या है? सही। कि रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो पहली मात्रा पर। अगला प्रश्न बच्चों कि विलंबित ख्याल का आविष्कार किसने किया? विलंबित ख्याल का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान हुसैन सरकी। सुल्तान हुसैन सरकी। फिर से ध्यान दीजिए विलंबित ख्याल का आविष्कार किसने किया? तो सुल्तान सरकी आपको आंसर याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों यम। यम है हम। पिक्चर आप देख सकते हैं। एप्पल आंसर इसका क्या हो गया? सही। वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो यम। अगला प्रश्न बच्चों गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों साम। क्या आंसर है? साम। साम कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए ऋग गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? तो साम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि मुनवर अली खां के गुरु कौन थे? मुनवर अली खां के गुरु कौन थे? इसको आपको कमेंट्स में सटीक आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बड़े गुलाम अली खां। बी नंबर। मुनवर अली खां के गुरु कौन थे? तो बड़े गुलाम अली खां। अगला प्रश्न है कि सारंगदेव ने आती नहीं जाति यहां पर होगा। क्या होगा? जाति। ठीक है। आती गलत से टाइप हो गया है। सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? इसको आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 13 मतलब बी नंबर। सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो 13। अगला प्रश्न बच्चों कि ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ए में है 13, बी में है 12, सी में है 20 और डी में है 14। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 14। ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 14 कहने का मतलब है कि डी नंबर। ध्रुव ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 14। त्रिशत्र जाति के एक ताल में मात्राएं होती है। ध्यान दीजिए त्रिशत्र जाति के एक ताल में मात्राएं होती है मतलब कितनी मात्राएं होती है? ए में है 3, बी में है 2, सी में है आपको 4 और डी में है 1। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। क्या हो जाएगा? 3। देखिए बारीकी से इसको फिर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। त्रिशत्र कहने के मतलब ही है कि 3। तो त्रिशत्र जाति की एक ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो 3। अगला प्रश्न बच्चों अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताएं। अर्थात अमीर खुसरो का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। आंसर कहाँ देना है? कमेंट्स में कंफर्म तरीका से देना है। तो इसका आंसर हम फिलहाल में बता दे रहे हैं कि पटियाला। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटियाला में हुआ था। डी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। रागमाला ग्रंथ रागमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? सॉरी कौन थे? तो इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट्स में इसका भी आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा श्री विठल साहब। सी नंबर। ठीक है। रागमाला ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो श्री विठल साहब है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि स्वरों का आरोहात्मक स्वरूप क्या कहलाता है? स्वरों का आरोहात्मक स्वरूप क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि संचारी। क्या कहलाता है? संचारी। ठीक बच्चों, ढोलक किस चीज की बनी होती है? ढोलक किस चीज की बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्टील की। डी नंबर। क्या हो जाएगा? ढोलक किस चीज की बनी होती है? तो स्टील की बनी होती है। आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर बच्चों आपको याद होना अति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरंदर दास। सी नंबर। क्या हो जाएगा? पुरंदर दास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। संगीत सार ग्रंथ के अनुसार जय घंटा को लोक में क्या कहते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि संगीत सार ग्रंथ के अनुसार जय घंटा को लोक में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों झालरी। बी नंबर। क्या हो जाएगा? झालरी। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि प्रबंध में नायकों के गुणों का वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन करना क्या कहलाता है? इसका बच्चों कमेंट्स में आप आंसर अवश्य दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पद। पद कहने का मतलब है कि डी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि जागिया सारंगी, जागिया सारंगी में तार किसके किसके नहीं कितने होगा? चलिए ठीक है, जागिया सारंगी में तार किसके व कितने होते हैं? अर्थात कहने के मतलब है बच्चों कि जागिया सारंगी में तार किसकी बनी होती है और तारों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। मतलब तार जो बनी होती है तात के बनी होती है और तारों की संख्या 3 होती है। तारों की संख्या कितनी होती है? 3। जागिया सारंगी में तार तात का बना होता है और तारों की संख्या कुल 3 होता है। अगला प्रश्न है कि गमक को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? गमक को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिपुछ। बी नंबर। ठीक है, गमक को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिपुक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आते हैं? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पद। डी नंबर। क्या हो जाएगा? पद। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो बच्चों आपको बता देना चाहते हैं इसमें से कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो श्री ग्रंथ साहब जो है लिखे हैं। अर्थात इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है संगीत दर्पण में रागों के किस वर्गीकरण को अपनाया गया है? संगीत दर्पण में रागों के किस वर्गीकरण को अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राग रागनी। आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। कमेंट्स में आंसर देने से आपको 100% मित्रों याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीतवाद्य तथा नृत्य तंत्रम संगीत मुच्यते यह श्लोक किस ग्रंथ से है? ठीक है, तो इसका आप कमेंट्स में आंसर बच्चों दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बृहदेशी। क्या हो जाएगा? बृहदेशी। फिर से ध्यान दीजिए कि गीतवाद्य तथा नृत्यम तंत्रम संगीत मुच्यते यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो बृहदेशी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तिसत्र जाति के रूपक ताल में मात्राएं होती है। तिसत्र जाति के रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। कितना हो जाएगा? 5। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। विष्णु चक्रवर्ती जो अच्छे ध्रुपद गायक भी हैं, ये गुरु कौन है? अर्थात आपसे पूछ सकता है कि विष्णु चक्रवर्ती के गुरु कौन है?
तो इसका आंसर है बच्चों देवेंद्रनाथ। सिंपल फॉर्म में भी याद कर लीजिए कि विष्णु चक्रवर्ती जो अच्छे ध्रुपद गायक भी हैं, उनके गुरु कौन है, तो देवेंद्रनाथ है। या फिर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विष्णु चक्रवर्ती का संबंध किससे है, तो आपको ध्रुपदी गायक से है, ध्रुपद गायक से है। अगला प्रश्न है ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है, ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिए, ओमकार नाथ ठाकुर, बी नंबर। ध्रुपद और उसके विकास के लेखक कौन है, तो ओमकार नाथ ठाकुर है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को क्या कहते हैं, पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा फ्लैट, एप्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लैट। पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद कला केंद्र इंदौर की ओर से पखावज विभूषण की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रामदास शर्मा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। इनको विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। या फिर पूछ सकता है कि रामदास शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पखावज से है। क्या टिक करिएगा, पखावज। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है उज्जैन द्वारा पखावज रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई, उज्जैन द्वारा पखावज रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रामदास शर्मा को। अभी तुरंत जिक्र किए थे कि रामदास शर्मा क्या बजाते हैं, तो पखावज बजाते हैं। आपको 100% मित्रों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कृष्ण चक्रवर्ती को श्रीलंका संगीत मार्तंड की उपाधि किस वर्ष प्रदान किया गया, कृष्ण चक्रवर्ती को श्रीलंका संगीत मार्तंड की उपाधि से किस वर्ष प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995, 1995। इसका आंसर क्या है, सही है, सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या बच्चों, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ द्वारा कृष्ण शंकर पंडित को डॉक्टर की उपाधि कब प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1962 में, 1962 में। आपको याद होना चाहिए कि कृष्ण शंकर पंडित को डॉक्टरेट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था, तो 1962 में। कौन से विश्वविद्यालय ने किया था, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो खैरागढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न बच्चों कि बाबर के पुत्र का नाम बताएं जो संगीत प्रेमी भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं। ठीक है, बाबर के पुत्र का नाम बताएं जो एक संगीतज्ञ प्रेमी भी था, तो हुमायूं। अगला प्रश्न बच्चों, वह प्रसिद्ध गायक जो हुमायूं के आश्रय में रहने की पश्चात बहादुर शाह जफर की सेवा में चले गए थे, वह प्रसिद्ध गायक का नाम बताएं जो हुमायूं के आश्रय में रहने के पश्चात बहादुर शाह जफर की सेवा में चले गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, बैजू बावरा। कौन हो जाएगा, बैजू बावरा। बच्चों आपको आंसर याद होना चाहिए कि बैजू बावरा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, मतलब मध्यकाल। क्या हो जाएगा, मध्यकाल को। भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो मध्यकाल को। अगला प्रश्न है अकबर के समय में किन दो गायकों का प्रचार था, अकबर के समय में किन दो गायकियों का प्रचार था, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ख्याल और ध्रुपद, बी नंबर, ख्याल और ध्रुपद। अगला प्रश्न मित्रों, मियां मल्हार राग के रचयिता कौन है, मियां मल्हार राग के रचयिता
कौन है? यदि आप बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक का संगीत का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, मियां तानसेन। मियां मल्हार राग के रचयिता कौन है? तो मियां तानसेन। फर्स्ट आपको कमेंट्स में आंसर दे देना है। कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया था? कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बारीकी से ध्यान दीजिए कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है कि सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है? सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 30। कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है? तो 30 का। संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए, 10। कितना हो जाएगा? 10। संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितना टिक और करिएगा? 10। अगला प्रश्न बच्चों, पाश्चात्य संगीत में मूर्छना को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में मूर्छना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एप्पल मोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिलावल, बी। क्या हो जाएगा? बिलावल। आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है इसके पहले कि पाश्चात्य संगीत स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो बिलावल राग के समान। परंतु यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, मतलब ई मोजर। ठीक है, एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, पाश्चात्य संगीत में ट्रेबल सेल्फ में कौन से स्वर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तार सप्तक। क्या हो जाएगा? तार सप्तक कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि अमजद अली खां को डी लिट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती थी, की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट्स में आप जरूर आंसर बच्चों दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। रुद्र राग चंद्रोदय के लेखक कौन है? रुद्र राग चंद्रोदय के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्री विठल साहब। ठीक है, श्री विठल साहब है। अगला प्रश्न है कि सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 8वीं मात्रा पर, मतलब बॉल। इसका आंसर क्या है? सही है। तिसत्र जाति की झपताल में मात्राएं होती है? तिसत्र जाति की झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 मात्रा होती है। कितना होती है? 6 मात्रा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुट ताल तिसत्र जाति में मात्राएं होती है, मतलब कितनी मात्राएं होती है? ध्यान दीजिए, त्रिपुट ताल तिसत्र जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कि ध्यान दीजिए 7 मात्रा होती है। कितना होता है? 7 मात्रा, मतलब डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य मूर्छना का एक नाम क्या है? पाश्चात्य मूर्छना का एक नाम है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डोरियन, एप्पल। पाश्चात्य मूर्छना को और किस नाम से जानते हैं? तो डोरियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में अस्थाई को क्या कहते हैं? कर्नाटक संगीत में अस्थाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पल्लवी कहते हैं, बी नंबर। क्या कहते हैं?
पल्लवी। कर्नाटक संगीत में अस्थाई को क्या कहते हैं? तो पल्लवी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, टप्पा गायकी के साथ बजाने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि टप्पा गायकी के साथ बजाए जाने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 14, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, अन्नपूर्णा देवी संगीत की किस वाद्य की कलाकार हैं? अन्नपूर्णा देवी संगीत की किस वाद्य की कलाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वादन से है? तो सितार वादन से है। अगला प्रश्न मित्रों, बंगाल के अधिकांश कलाकारों ने किस घराने की परंपरा को अपनाया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको है, क्योंकि बहुत सारे 90% बच्चे बंगाल घराना टिक आउट करेंगे, जबकि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णुपुर घराना, बी नंबर। ठीक है, बंगाल के अधिकांश कलाकारों ने किस घराने को परंपरा को अपनाया था? तो विष्णुपुर घराना को अपनाया था। बंगाल के कारण बहुत सारे बच्चे बंगाल घराना टिक आउट कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या है? विष्णुपुर घराना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन गुण को होना वाग्यकार में आवश्यक है? निम्नलिखित में से किस गुण को होना वाग्यकार में आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी नंबर, मतलब लोक संगीत और ठुमरी। लोक संगीत और ठुमरी। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत के वेश क्लिप में कौन से स्वर आते हैं? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट में जरूर बताया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मंद्र सप्तक है, मंद्र सप्तक। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली मात्रा पर, एप्पल। ठीक है, पहली मात्रा पर। अगला प्रश्न मित्रों, राग दर्पण के लेखक कौन है? राग दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है फकीरुल्लाह साहब है। राग दर्पण के लेखक कौन है? तो फकीरुल्लाह साहब है। अगला प्रश्न मित्रों, कि सारंग देव की तीव्र श्रुति की श्रुति जाती है? सारंग देव की तीव्र श्रुति की श्रुति जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दोप्त, मतलब एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल, दोप्त। फिर से ध्यान दीजिए, सारंग देव की तीव्र श्रुति की श्रुति जाती है तो दोप्त है। अगला प्रश्न है, काल क्षेत्रम में विशिष्ट संगीतात्मक रूप है? तो इसका बच्चों आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दिया कीजिए। हम कुछ समय इसीलिए आपको छोड़ देते हैं ताकि कमेंट्स में आंसर आप दे दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निरूपण। काल क्षेत्र में विशिष्ट संगीतात्मक रूप है तो निरूपण। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है? हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खरहर प्रिया, बॉल। क्या हो जाएगा? खरहर प्रिया। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, देशी संगीत की रचना किसके द्वारा होती है? देशी संगीत की रचना किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वांग्याकर के द्वारा, वांग्याकर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि मूर्छना कितने प्रकार की होती है? मूर्छना कितने प्रकार की होती है? बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि मूर्छना कितने प्रकार की होती है। फटाफट अब कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। एप्पल, मतलब 4 प्रकार की। मूर्छना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से होता है? तो इसका बच्चों आपको आंसर अवश्य देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अंश स्वर से। ठीक है, जाति गायन, ठीक है, ध्यान दीजिए, जाति गायन की मूर्छना का आरंभ किस स्वर से होता है? तो अंश स्वर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस ग्रंथकार ने सर्वप्रथम जाति को परिभाषित किया? किस ग्रंथकार ने सर्वप्रथम जाति को परिभाषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मतंग ऋषि, बॉल नंबर। ठीक है, मतंग
ऋषि। किस ग्रंथकार ने सर्वप्रथम जाति का उल्लेख किया है? तो मतंग साहब ने। अगला प्रश्न है, भारत में जाति के कितने लक्षण बताए हैं? भारत ने होना चाहिए यहाँ पर। भारत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 10 लक्षण बताए हैं। कितना लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण, मतलब एप्पल। भारत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो 10 लक्षण बताए हैं। अगला प्रश्न है कि त्यागराज की मां का नाम बताएं, या फिर त्यागराज की मां का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, कमेंट्स में आप आंसर देते रहिए, शांति देवी। त्यागराज की मां का नाम क्या था? शांति देवी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मांगा जाति द्वारा प्रयोग होने वाले वाद्य को क्या कहते हैं? राजस्थान में मांगा जाति द्वारा प्रयोग होने वाले वाद्य को क्या कहते हैं? तो कामा यांचा। कामा यांचा सी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तेनक। तेनक मतलब कहने का मतलब है कि बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। काल हर्तिस। काल हर्तिस पंचरत्न का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों त्यागराज साहब। कैट त्यागराज साहब। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि काल हत्तीस पंचरत्न के रचनाकार कौन है? तो सेम क्वेश्चन आपको बच्चों रिपीट हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा त्यागराज साहब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? या फिर संगीत चंद्रिका के लेखक कौन है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मतलब मत्तु इटया भागवतार। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान दीजिए कि सारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? सारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 13 अलंकारों का। सारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 13। अवनद वाद्य को भरत ने किस संज्ञा से पुकारा है? मतलब अवनद नाद को भरत ने और किस संज्ञा से पुकारा है? बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आतोध। आतो और धा, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं। प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस गोपाल कृष्णन, डी नंबर। प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन है? एम एस गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न बच्चों, एस का चिन्ह प्रदर्शित करता है या एस का चिन्ह है? तो द्रुत के लिए। किसका? द्रुत का। एस का चिन्ह किसका है? तो द्रुत का। राग हिंदुस्तानी बिहाग की व्युत्पत्ति किससे हुई है? राग हिंदुस्तानी बिहाग की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों खरहर प्रिया एप्पल। ठीक है। राग हिंदुस्तानी बिहाग की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो खरहर प्रिया। अगला प्रश्न है कि आधुनिक गमक का प्राचीन नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि आधुनिक गमक का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदात। क्या हो जाएगा? उदात, मतलब सी नंबर। उदात्ता। ठीक है। आधुनिक गमक का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या टिक करिएगा? उदात। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिण भारत के ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 10। कितना हो जाएगा? 10। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? तो 10। 10 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है। दक्षिण भारत के ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? तो 10 है। अगला प्रश्न मित्रों, राजस्थान में लगाओ
प्रचलित सारंगी में कितने मुख्य तार होते हैं? ठीक है, ये नया आपको क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर याद रहना चाहिए कि 4 है, पूछने का चांस बहुत ज्यादा है, VVI है। ठीक है, इसलिए इसको आप नोट भी कर लीजिए कि राजस्थान में लगाओ में प्रचलित सारंगी में कितने मुख्य तार होते हैं? तो 4 होते हैं। मतलब एप्पल इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारती के लेखक कौन है? अभिनव भारती के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा बच्चों भरत साहब है, या फिर अभिनव राग मंजरी के लेखक भी पंडित भारत खंडे साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि ताल किसमें 8 ताली और 3 खाली है? माने कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 8 ताली और 3 खाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रुद्र ताल में, रुद्र ताल में, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। पंडित दामोदर कृत ग्रंथ कौन है? पंडित दामोदर कृत ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि सदा गणचंद्र उदय। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ताल 14 मात्रा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ताल 14 मात्रा की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जत ताल, जो है 14 मात्रा की नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जत। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि स्वरों के विधि अनुसार गाने को क्या कहते हैं? स्वरों के विधि अनुसार गाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। ठीक है, स्वरों के विधि अनुसार गाने को क्या बोलते हैं? तो वर्ण कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित कलाओं का तात्विक अंतः संबंध है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा मित्रों, बारीकी से इस क्वेश्चन पर ध्यान। निम्नलिखित कलाओं का तात्विक अंतः संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। एप्पल मतलब सही है, संगीत, मूर्ति कला एवं चित्र कला। यदि सजाए तो पहले संगीत, संगीत के माध्यम से मूर्ति कला, और मूर्ति कला में चित्र कला का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि महान तबला वादक जिन्होंने संताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए तबला वादन किया है, इनका नाम क्या है? या फिर आपसे पूछ सकता है कि झनक झनक पायल में, पायल बाजे में जैसे तबला वादक कौन है? आपको टिक आउट करना गुदई महाराज एप्पल। क्या हो जाएगा? गुदई महाराज। या फिर आ जाए क्वेश्चन कि झनक झनक पायल बाजे रे का जैसे निर्देशक कौन है? तो हो क्या आंसर हो जाएगा? संताराम। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र से संबंधित काम नहीं किया है? तो देखिए पंडित रविशंकर साहब का संगीत से ही है, डॉक्टर बिलायत खां संगीत से ही है, इंद्रानी चक्रवर्ती संगीत से ही है। आपको सीधा सीधी आंसर छट गया ए नंबर। ये कहने का मतलब डॉक्टर प्रेमलता शर्मा का संबंध जैसे संगीत क्षेत्र से है ही नहीं है। अगला प्रश्न है पद्म भूषण उपाधि प्राप्त तबला वादक कौन है? पद्म भूषण उपाधि प्राप्त तबला वादक, प्रथम तबला वादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अहमद जॉन विरकुआ। अहमद जॉन विरकुआ। बॉल नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित तबला वादकों को उनमें काल के अनुसार सजाएं। निम्नलिखित तबला वादकों को उनमें काल के अनुसार सजाएं, अर्थात सबसे पहले आपको हो जाएगा मन्ने खां 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद वाजिद अली खां 4 नंबर। इसके बाद अफाक हुसैन साहब, अफाक हुसैन साहब 3 नंबर। इसके बाद हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब सबसे अंत में रहे, अर्थात 2 4 3 के। अर्थात सबसे पहले आपको हो जाएगा मुन्ने खां, फिर हो जाएगा वाजिद खलीफा, और फिर 80 नंबर में आपको हो जाएगा आफाक हुसैन, और फिर लास्ट में डी में हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब। ठीक बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि किस काल में गौत के लिए गीर, गातु, गाथा, गवत्र, गीति व साम
शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऋग्वेद काल में। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस काल में गीत यहाँ पर लिखा है। क्या लिखाएगा? गीत। गीत, ठीक है। किस काल में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गामात्र, गीति, शाम शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद काल में, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताया भी हैं कि ऋग्वेद काल का संबंध है, उसमें ऑप्शन था बच्चों साम एक टैली कर रहा था, इसलिए साम उसका आंसर क्या था? सही था। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिए कि काव्य, अभिनय, नृत्य और संगीत सह अस्तित्व को समृद्ध करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, सौंदर्य बोध, सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। काव्य, अभिनय, नृत्य और संगीत का सह अस्तित्व को समृद्ध करता है, तो सौंदर्य बोध है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्थापत्य कला को फ्रोजियन म्यूजिक किसने कहा है? स्थापत्य कला को फ्रोजियन म्यूजिक किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हीगल साहब। यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया हीगल, हीगल साहब, ठीक है। स्थापत्य कला को फ्रोजियन म्यूजिक किसने कहा है? तो हीगल साहब, बी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि संगीत और स्थापत्य में प्रभुत्व साम्य है। संगीत और स्थापत्य में प्रभुत्व साम्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो हीगल साहब का यह कथन है, हीगल साहब का। फिर से ध्यान दीजिए कि संगीत और स्थापत्य में प्रभुत्व साम्य है, यह कथन किसका है? तो हीगल साहब का है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख किया गया है? संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 21। 21 कहने का मतलब है कि एप्पल, ठीक है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख किया गया है? तो 21 है। अगला प्रश्न मित्रों कि ऋग्वेद की रचनाएं स्वरवालिया में निबंध होने के लिए क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा स्रोत कहलाती थी। एप्पल क्या कहलाती थी? स्रोत। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरवालियों में निबंध होने के लिए क्या कहलाती थी? तो स्रोत कहलाती थी, ठीक बच्चों। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 म्यूजिक का तैयारी यहाँ पर करवाया जाता है। यदि आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, लाइव क्लास, तो आपको 100% हम वादा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। तो याद हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण बच्चों डाला जा रहा है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर तो अपने लोगों को जरूर करें, ताकि आप भी पढ़ें और आपके लोगों भी पढ़ें, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।